चलिए कि अभी अब होगा लुसेंट का रट्टा मार परमाणु संरचना, ठीक ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में होगा, ये पार्ट 2 होगा, ये होगा। चलिए सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। लेकिन बोल देंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9 पॉइंट, बीच सुनिए, नहीं तो ऐसे उल्टा पुल्टा हो, कोई पहले कोई बाद में हो जाएगा, अर्थात ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1095 गुना 10 पे पावर 28। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोलिए। 10 पे पावर -28, याद रखिएगा। 9.1095 गुना 10 पे पावर -28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1095 गुना 10 पे पावर -28 ग्राम। याद रखिएगा, ग्राम वहाँ याद रखिएगा। कभी कभी आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए ग्राम ना देके वहाँ दे देगा केजी, और जब केजी दे देगा तो वहाँ होगा -31। केजी होगा तो क्या होगा? -31। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? 9.195 गुना 10 पे पावर -28। लेकिन आप लोग अपने सुविधा के दृष्टि से 9.1 याद रखेगा। कितना याद रखेगा? 9.1 गुना 10 पे पावर -28। बात समझे? इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया? 9.1 गुना 10 पे पावर -28। याद हो गया? किसने? जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। अगला प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया 1.6726 1.6726 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम। कितना? 1.6726 गुना 10 पे पावर -24 ग्राम। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आप लोग 1.6 याद रखेगा तो काम चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है, बात समझे। पॉइंट के तीसरा स्थान में अंतर होता है, ठीक ना। तो उतना दशमलव में उतना अंतर को नगण्य मानते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है 1.67। सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है 1.67 गुना 10 पे पावर -24। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? 9.1 गुना 10 पे पावर -28। बात समझे? इलेक्ट्रॉन हो गया क्लियर। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1.67 गुना 10 पे पावर -24। अब प्रोटॉन का आविष्कारक कौन? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन चैडविक 1932, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति की खोज किसने किया है? डी बोगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति की खोज डी बोगली ने किया। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी बोगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी बोगली। किसने? डी बोगली ने। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति डी बोगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति डी बोगली। लेकिन पोजिट्रॉन की खोज एडरसन। पोजिट्रॉन की खोज एडरसन। बताइएगा अगला क्वेश्चन। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पे विशिष्ट मूल कण बोसोन का नाम रखा गया है। बोसोन कौन? हीन बोसोन पार्टिकल हम लोग उधर ही पढ़े हैं, ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए बताइए न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया? पाउली। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली। एक न्यूट्रॉन होता है, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है न्यूट्रोनो। ध्यान से पढ़िएगा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक और न्यूट्रोनो की खोज पाउली। जिसपे कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली। कब? 1930। न्यूट्रॉनों की खोज
पाउली। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली, याद रखिएगा। और न्यूट्रॉन सिर्फ बोलेगा तो चैडविक, न्यूट्रॉन सिर्फ बोलेगा तो चैडविक, और न्यूट्रॉनो बोलेगा तो पाउली, न्यूट्रॉनो बोलेगा तो पाउली। क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है और फंसा देता है। बताइएगा, परमाणु नाभिक का परमाणु मॉडल किसने दिया? नाभिक का परमाणु मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने। परमाणु का नाभिकीय मॉडल सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड ने। नाभिक का परमाणु मॉडल सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड। किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। ये जो खोज किया सोने की पत्थर से, सोने की पत्थर से, ठीक ना, सोने की पत्थर से। सोने की पत्थर पे अल्फा कण जो गुजारा ना, सोने की पत्थर पे, सुनिए ध्यान से, देखिए ये मान लीजिए ये एक है, ये एक कक्षा है, ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है। इस पे जो ना सोने की परत पे अल्फा कण गुजारा। जब अल्फा कण गुजारा तो जब 20 से गुजरा ना तो देखा वो विचलित हो गया। जब 20 से गुजरा तो देखा विचलित हो गया। तो इससे समझा कि यहाँ बीच में कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे चारों तरफ जा रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे बीच से गया तो किरण क्या हो गया? विचलित हो गया। तो उससे ये समझ में आया इसके बीच में कोई ना कोई अवरोध पैदा करने वाला है। तो उसको बोला क्या? नाभिक। बात समझे? क्या बोला? नाभिक। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन रेलवे का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, ठीक ना। किससे खोज किया था? रदरफोर्ड में नाभिक का खोज किससे किया था? सोने की परत पे और कौन? अल्फा किरण से। कौन सा किरण बौछारा था? अल्फा किरण की बौछार से। किस किरण की बौछार? अल्फा किरण की बौछार से, ठीक ना। नाभिक का परमाणु मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड। किसने दिया? रदरफोर्ड। किसने दिया? रदरफोर्ड, ठीक ना। और उसका नाम क्या दिया? नाभिक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। नाभिक की परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। लेकिन बोलेगा नाभिक की त्रिज्या कितना? 10 पे पावर माइनस 15 मीटर, ठीक ना। परमाणु की त्रिज्या 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10 पे पावर माइनस 10 मीटर, लेकिन नाभिक की त्रिज्या 10 पे पावर माइनस 15। नाभिक की त्रिज्या याद हो गया? याद हो गया। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब परमाणु, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के दोष, इसका क्या क्या दोष है, ठीक ना। ये जो है ना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु की अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। इसकी अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, सिर्फ परमाणु के नाभिक के बारे में बताया, इसका अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक ना। और अगला दोष है, सुनिए ध्यान से, यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में भी कुछ नहीं बता पाया। तो इसका दोष क्या है? परमाणु के अस्तित्व के बारे में नहीं बताया और इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में नहीं बताया, ठीक ना। रदरफोर्ड का दोष क्या है? परमाणु के अस्तित्व को नहीं बता पाया और इलेक्ट्रॉन की संरचना को नहीं बता पाया। बात समझें? रदरफोर्ड का दोष क्या है? परमाणु के अस्तित्व को नहीं बताया और इलेक्ट्रॉन की संरचना को नहीं बता पाया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? अब परमाणु द्रव्यमान। अब आइए परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं हम द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को योग को। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, याद रखिएगा। अब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है?
बराबर कब? जब परमाणु उदासीन होगा तब। बात समझे? चलिए अब आइए क्वांटम संख्या, अब आइए क्वांटम संख्या, ठीक ना। ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत 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 बहुत, ठीक ना। क्वांटम जो है ना बहुत बढ़िया है। केमिस्ट्री है, वो हाइयर क्लास में जाइएगा तब क्वांटम, एक केमिस्ट्री का पार्ट है यहाँ। चलिए क्वांटम संख्या मुख्यतः जो है ना 4 गो क्वांटम संख्या। कितने क्वांटम संख्याएं हैं? कितने क्वांटम संख्या बताइए एक बार तो हमको। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? अब नीचे देखिएगा, किताब हुआ देखिएगा, ही हो गया। प्रोटोनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अरे भैया प्रोटोनों, ध्यान, सब तो बेच देते हैं हो आप लोग। हाँ ले चिनिया बादाम ले सब कुछ बेच बाज देते हैं। टेंगा खोल के रखिए, ठीक ना, रट्टे मत मारिए, ठीक ना। कौआ हो मैना हो सबको उड़ा दीजिए, ठीक ना। दिमाग को खोल के बैठना है। देखिए तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। लेकिन बोल देगा द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग को, ठीक ना, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? बराबर। परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर कितने प्रकार के? 4। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के? क्वांटम नंबर कितने प्रकार के? 4। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चलिए पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला है क्या? मुख्य क्वांटम नंबर, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। इतना हल्का से आपका क्वेश्चन बनाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा हमको क्या याद रखना है। मुख्य क्वांटम संख्या को सूचित करते हैं एन से। यही क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन पूछ देगा। मुख्य क्वांटम नंबर को कौन सी सूचित करते हैं? एन से। किससे सूचित करते हैं? एन से। अब इधर देखिए, अभी कॉपी उपी मत, बुक कुछ नहीं देखिएगा। देखिए ये पहला ऑर्बिट तो n बराबर 1, दूसरा ऑर्बिट तो n बराबर 2, तीसरा ऑर्बिट n बराबर 30, चौथा ऑर्बिट तो n बराबर 4। क्रिस्टल क्लियर? और समझे, n बराबर 1 2 क्या है? संख्या है। लेकिन n बराबर 1 है उसको कहेंगे k। क्या कहेंगे? k। क्या कहेंगे? k। n बराबर 2 है उसको कहेंगे l। n बराबर 3 है उसको कहेंगे m, ठीक ना। n बराबर 4 है उसको कहेंगे n। बोलिए, एनी डाउट? हाँ के देखिए, किंग्स 11 पंजाब होता है ना, KLMN। दिमाग को सुनिए पहले। हाँ एकदम सबसे पहली बात, दिमाग को स्ट्रेस फ्री कीजिए, एकदम दिमाग को स्ट्रेस फ्री कीजिए, मज़ा लीजिए। आप लोग का मज़ा ले रहा है पढ़ाई, आप लोग क्या मज़ा लीजिएगा पढ़ाई का? हाँ पढ़ाई को मज़ा ले के लिए चिनिया बादाम के तो चबा कर खाइए। जैसे आप लोग का फेवरेट होता है क्या? झाल मुरही, गोलगप्पा, मज़ा लेके खाते हैं, ठीक ना। और सही मज़ा लेके पढ़िए, तब नहीं के से KLMN हो गया। बस समझे? ओके ना? ऑर्बिट समझ में आ गया? चारों ऑर्बिट समझ में आया? कि अभी हम बहुत बड़ा बात बताने जा रहे हैं यहाँ से आगे, ठीक ना। तो जैसे सुनिए पहले, ये पहला ऑर्बिट K, फिर क्या? L, फिर क्या? M, फिर क्या? N।
और हो गया। जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ रहा है, मेरा हाथवा बढ़ रहा है ना, तो उसका ऊर्जा स्तर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊर्जा स्तर भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा ऊर्जा स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि कक्षा की संख्या जो है समानुपाती होगा ऊर्जा स्तर का। बात समझे, जितना बड़ा ऑर्बिट उतना बड़ा ऊर्जा। बात समझे कि नहीं, बात समझे, समझ में आ गया ना। KLM, ठीक ना, कोस, इसको क्या कहेंगे, कोस, क्या कहेंगे, कोस। चलिए अब आइए आप लोग दूसरा, द्विगांशी क्वांटम नंबर, द्विगांशी क्वांटम नंबर, द्विगांशी क्वांटम नंबर जिसे कहेंगे एंगुलर मोमेंटम, जिसे कहेंगे, इसका अन्य नाम है एंगुलर मोमेंटम, जिसका अन्य नाम है एंगुलर मोमेंटम, ठीक ना। कोणीय संवेग, इसको क्या कहेंगे, कोणीय संवेग। शायद वहाँ बुक में ना लिखल होगा, इसीलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, बुक में लिखल है, नहीं लिखल है, ठीक ना। इसे हम L से सूचित कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम को, द्विगांशी क्वांटम नंबर को कौन सी सूचित कहते हैं, L से। द्विगांशी क्वांटम नंबर को L से, द्विगांशी क्वांटम नंबर को L से, द्विगांशी क्वांटम नंबर को L से, मुख्य क्वांटम नंबर को N से, मुख्य क्वांटम नंबर को M से, मुख्य क्वांटम नंबर को N से, मुख्य क्वांटम नंबर को, ठीक ना। और द्विगांशी क्वांटम नंबर को L से, द्विगांशी क्वांटम नंबर को, इसको दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है, कोणीय संवेग, हिंदी में कोणीय संवेग, इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए पहले वाला मुख्य क्वांटम नंबर जो है उसे कहते हैं कोस, मुख्य क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं, कोस, मुख्य क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं, कोस, मुख्य क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं, कोस। लेकिन द्विगांशी क्वांटम नंबर को कहेंगे उपकोष, द्विगांशी क्वांटम नंबर को कहेंगे उपकोष। बुक देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में इस 4 गो टॉपिक कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग को लिए सुविधा यही है कि आप लोग बुक को कम देखिए, मेरी बातों को ज़्यादा सुनिए, नहीं तो बुक देख के पगला जाइएगा, जहाँ तक हमको नॉलेज है, ठीक ना। अब बाकी आप लोगों की इच्छा। चलिए मुख्य क्वांटम नंबर को कौन सी सूचित कहते हैं, N से, मुख्य क्वांटम नंबर को N से, द्विगांशी क्वांटम नंबर को L से, मुख्य क्वांटम नंबर को कहते हैं कोष, क्या कहेंगे, कोष। कुल कितने प्रकार के कोष कौन कौन है, K L M N, ओके ना। N बराबर 1 तो K, N बराबर 2 तो L, N बराबर 3 तो M, N बराबर 4 तो, बात समझेंगे नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। अब द्विगांशी क्वांटम नंबर को कौन सी सूचित करते हैं, L से, कौन सी से, L से, कौन सी से, L से, ठीक ना। अब देखो ये U होता है कोष, आई होता है उपकोष, ये क्या होता है, उपकोष, ये क्या होता है, उपकोष। उसको हम कौन सी सूचित किए हैं, K L M N, इसी से ना। लेकिन उपकोष को सूचित करते हैं SPDF से, उपकोष को सूचित करते हैं SPDF से, उपकोष को सूचित करते हैं SPDF से। जैसे मेरा मोहल्ला हुआ कोयली कुठार तो हुआ मुख्य क्वांटम नंबर, ठीक ना। कोयली कुठार मेरा घर है तो हो गया द्विगांशी क्वांटम नंबर, बात समझे, बात समझे। उस घर में मेरा रूम है तो हो गया, आगे हो जाएगा आपका चुंबकीय क्वांटम नंबर, और उसमें हम हैं तो हो जाएगा आपका चक्रण क्वांटम संख्या, बात समझें। तो ये है खेल, इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ई है एस के कक्षा, ई क्या है, के कक्षा, ई क्या है, इसको अगर हम खींचेंगे ना, इसको अगर हम खींचेंगे तो इसी में मिलेगा उपसेल, क्या मिलेगा, उपसेल। इसको खींचेंगे तो कैसा मिलेगा, उपसेल। तो उपसेल कितने प्रकार के, 4 गो, उपसेल को गो 4 गो, कौन कौन, SPDF, कौन कौन, SPDF, उपसेल कौन कौन, SPDF, उपसेल SPDF, उपसेल SPDF। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो L का मान, अब वहाँ तरीका एक जगह वहाँ लिखा होगा L का न्यूनतम मान होता है 0, L का न्यूनतम मान होता है 0, L का न्यूनतम मान होता है 0, और अधिकतम मान होता है N-1, L का न्यूनतम मान होता है 0, L का न्यूनतम मान होता है 0, अधिकतम मान होता है N-1, अधिकतम मान होता है N-1, अधिकतम मान होता है N-1। तो अब थोड़ा सा समझ लीजिए, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, L बराबर 0 तो S, L बराबर 0 तो वो S उपकक्षा, कौन सा उपकक्षा, X। L बराबर 1, L बराबर अगर 1 होगा तो P उपकक्षा, कौन सा उपकक्षा, P। L बराबर 0 तो कौन सा उपकक्षा, S। L बराबर 1 तो कौन सा, P।
पी, एस पी डी एफ, एल बराबर 0 तो एस उप कक्षा, एल बराबर 1 तो कौन सा पी उप कक्षा, एल बराबर 2 तो कौन सा डी, एल बराबर 3 तो कौन सा एफ। बात समझे? एल बराबर 0 तो कौन सा उप कक्षा एस, एल बराबर 0 तो एस, एल बराबर 1 तो एल बराबर 2 तो डी, और एल बराबर 3 तो एफ, एस पी डी एफ हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ सुनिए पहले, एस उपकक्षा एल बराबर 0 तो एस, एल बराबर 0 तो एस, उसका आकृति गोल, उसकी आकृति गोल, उसकी आकृति गोल, एल बराबर 1 तो पी, एल बराबर 1 तो पी, उसकी आकृति ऐसे 8 लिखते हैं ना, 8 ऐसे 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 ऐसे, बात समझे? 8 है ना, 8 ऐसे लिखते हैं तो उसको ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। बात समझे? पी का आकृति का हो गया एस, पी का आकृति हो गया 8 के तरह, ठीक ना, पी का आकृति 8 के तरह, ठीक ना। बात समझे? एस बराबर एल बराबर 2 तो एस पी डी, एल बराबर 2 तो डी, तो 2 गो ऐसे, एगो 8 ऐसे और एगो 8 ऐसे, एगो ऐसे हो गया और एगो ऐसे हो गया। बात समझे? बात समझे कि नहीं? एक आकृति ऐसे बना और एक आकृति ऐसे बना, ठीक ना। और एल बराबर 3 तो एफ का जो है ना बहुत जटिल संरचना हो जाएगा, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बात समझे? तो चलिए आगे बढ़े। हाँ चलिए अब आइए चुंबकीय क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर को कौन सी सुई कहेंगे? एम से। कौन सी से? एम से। चुंबकीय क्वांटम नंबर को कौन सी से? एम से। चुंबकीय क्वांटम नंबर को कौन सी से? एम से। इसमें होगा ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -L से +L की ओर, -L से +L, -L से। एक बात कोई हमको बताइएगा, हाँ, माइनस और प्लस के बीच में कौन आता है? 0 नहीं आता है। जब नंबर लाइन को हम लोग पढ़ते हैं तो माइनस और प्लस के बीच में कौन आएगा? 0। तो L का मान ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -L से +L। अब वहाँ द्वियांशी कहाँ तक जाएगा? गया L से लेके n-1 तक, L से लेके n-1 तक। चलिए जैसे S उपकक्षा है तो L बराबर 0 तो L बराबर 0 तो S उपकक्षा, L बराबर 0 तो S उपकक्षा, ठीक ना। L बराबर 0 तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। S बराबर 0, L बराबर 0 में 2 इलेक्ट्रॉन, L बराबर 0 में 2 इलेक्ट्रॉन, L बराबर 0 में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद P L बराबर 1 को क्या कहते हैं? अभी नहीं रटवाएं। L बराबर 1 को क्या कहते हैं? P। L बराबर 0 तो S नहीं बताएं, L बराबर 1 तो P, L बराबर 2 तो क्या? D, L बराबर 3 F, ओके ना। तो L बराबर 1 को क्या बोले? P। L बराबर 1 को क्या बोले? P। ये बोले ना। तो 1 मतलब कहाँ से? -1 से +1। L बराबर 1 तो -1 से +1, तो -1 से +1 जाएंगे कैसे? -1 फिर 0 और फिर 1, -1 0 +1। बात समझे? तो कितना कक्षा हुआ? को कक्षा हुआ? को कक्षा हुआ? 3। को कक्षा हमारे घर में को रूम? 3 गो। को रूम? 3 गो। को रूम? 3 गो। बात समझा? और हर घर में को? एगो पति एगो पत्नी। हर कक्षा में को प्राणी? 2 प्राणी। हर रूम में 2 प्राणी। तो हर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? हर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। हर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? पहले देखो n बताया कोष को, n बताया कोष को, ध्यान समझिए। n बताया कोष को, कोष इंग्लिश में ऑर्बिट, बात समझिए, इंग्लिश में ऑर्बिट। l बताया उपकक्षा को, सब ऑर्बिट को, ठीक ना। और m बताएगा कक्षक को। किसको बताएगा? कक्षक को, यानी कि आपका कमरा बता रहा है, आपका रूम बता रहा है। बात समझे कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए और बताइए L बराबर 2, L बराबर 2 को क्या कहेंगे? D। L बराबर 2 को क्या कहेंगे? L बराबर 2 को क्या कहेंगे? L बराबर 2 को बोलेंगे D। तो 2 में क्या लगाएंगे? एक बार माइनस लगाएंगे, एक बार
प्लस, एक बार माइनस लगाएंगे तो माइनस से प्लस, -2 से +2 की ओर कैसे जाएंगे, -2 -1 0 +1 +2। तो को गो कमरा हो गया मेरे घर में, को गो 5 गो हुआ ना। तो एक घर में को गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो, एक घर में को गो इलेक्ट्रॉन 2 गो, 5 घर में को गो। जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग जानते होंगे, डी में को इलेक्ट्रॉन होता है 10 गो। हम प्रूव कर दिए हैं, यहाँ बैठे बिना बोर्ड का हम बैठे आपको प्रूव कर रहे हैं। एल में आप लोग पढ़े होंगे, एस में को इलेक्ट्रॉन आता है 2 गो, बराबर टीचर से पढ़ते होंगे एकदम, ठीक ना। तो एस में को 2 गो, पी में आप लोग पढ़े होंगे 6 गो, पी में पढ़े होंगे को 6 गो। तो 6 गो कैसे हुआ, पी में, पी किसको कहते हैं, एल बराबर 1 को क्या कहते हैं, एल बराबर 1 को क्या कहते हैं, पी, एल बराबर 1 को क्या कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ माइनस भी लगेगा प्लस भी लगेगा, -1 से +1, तो -1 से +1 जाएंगे तो बीच में क्या मिलेगा, 0, -1 0 +1। तो को गो रूम, 3 रूम में को गो प्राणी, 6 गो, जितना प्राणी उतना इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया। तो पी में को गो इलेक्ट्रॉन, पी में को गो इलेक्ट्रॉन, एस में को गो इलेक्ट्रॉन, एस में 2 गो, एस में 2 गो, एस में 2 गो, एस में 2 गो, पी में 6 गो, पी में 6 गो, पी में 6 गो, डी में 10 गो, डी में 10 गो, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 गो। एल बराबर 3, एल बराबर 3 मतलब एफ, 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 एल बराबर 3 मतलब एफ। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, -3 से +3, -3 से +3, -3 से +3 की कैसे जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 +1 +2 +3। को कमरा 7 कमरा, तो को प्राणी 14 प्राणी, एक घर में 2 प्राणी, तो 7 घर में 14 प्राणी। बात समझें। तो ऐप में को इलेक्ट्रॉन, ऐप में को इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग का अब क्रिस्टल क्लियर हुआ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, ऐप में 14। समझ में आ गया कैसे, अभी तक रटते होंगे, अभी तक ये बात रटते होंगे। हाँ, अभी हम आपको प्रूफ करके बता दिए यहाँ बैठे बैठे, जो कैसे 10 इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे 14 इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे 6 इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझें। चलिए अब एगो है लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इसको एमएस से सूचित करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को एमएस से सूचित करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को एमएस से सूचित करते हैं। किससे, एमएस से। समझो, एमएस, एमएस, हाँ, अरे ये सब चीज़ पुराना नहीं होता है। ये इसका देखो वहाँ पढ़ो, ए बउआ पढ़ो, इसका खोज 1925 में हुआ है। हाँ, बात समझे, इसका खोज 1925 में हुआ है। देखो ए बबुआ समझो, तो ऐसे रखो ना, ऐसे सूचित करते ऐसे रखो, ठीक ना। तो देखो ए इसमें आता है, इसमें आता है +1/2 प्लस हाफ से -हाफ, प्लस हाफ से -हाफ, इसमें आता है प्लस हाफ से -हाफ, इसमें क्या आता है, प्लस हाफ से -हाफ। बात समझे। तो एक सुनिए, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को भरने से किए, कभी भी जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाता है। कभी भी एक ही दिशा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है, एक ही दिशा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका, समझ में आया। क्वांटम नंबर को मुख्य क्वांटम नंबर को कौन सी सूचित करेंगे, एन से, और दुगांशी को एल से, दुगांशी को एल से, चुंबकीय को एम से, और उसके बाद होगा चक्रण को एस से, एस लिख लो, ठीक ना, एम एस, चक्रण क्वांटम नंबर को। बात समझ में आ गया। बताइए एस में कितना इलेक्ट्रॉन, एस में 2, एस में 2, पी में 6, डी में, एफ में, बस हो गया, कहानी खत्म। एस में एक घर में कोई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक घर में
दो इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे, एगो पति एगो पत्नी, दोनों उल्टा होता है। एकदम एकदम केमिस्ट्री से कहता है, दो आदमी के बीच लव जब होता है ना तो कहता है कितना अच्छा दोनों में केमिस्ट्री है। तो कहा कि दोनों केमिस्ट्री में देख रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो उल्टा, एगो ऐसे भरेंगे तो एगो नीचे भरेंगे, तो एकदम पति पत्नी हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। वो चलेगा ई घाट तो वो चलेगा बी घाट, ठीक ना। चलो कितना टाइम हुआ बताइए तो? हाँ 3:15। चलिए फटाक से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और अपवर्जन का नियम किसने दिया? पाउली। अपवर्जन का नियम पाउली, अपवर्जन का नियम पाउली, अपवर्जन का नियम पाउली, अपवर्जन का नियम किसने दिया? पाउली ने। अपवर्जन का नियम किसने दिया? पाउली ने। बस इतने का पढ़ना है। अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया? हुन्स। अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया? हुन्स। अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया? हुन्स। हुन्स ने। अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया? हुन्स। अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया? हुन्स ने। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग। 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 बहुलता का सिद्धांत, अधिकतम बहुलता का सिद्धांत किसने दिया? हुंड। अधिकतम बहुलता का सिद्धांत किसने दिया? हुंड। अधिकतम बहुलता का सिद्धांत किसने दिया? अपवर्जन का नियम पाउली। अपवर्जन का नियम पाउली। अपवर्जन का नियम पाउली। अधिकतम बहुलता का हुंड। अधिकतम बहुलता का हुंड। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग, ठीक ना। आगे बढ़िए। समस्थानिक। समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसमें परमाणु, ये धन सुनिए, वहाँ बुकवा में तो ढेर चीज़ लिखा है, आप लोग मौका मिलेगा तो कर दीजिएगा। समस्थानिक जिसमें परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। समस्थानिक किसे कहते हैं? परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। समस्थानिक परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। लेकिन संभारिक, संभारिक किसको कहेंगे? द्रव्यमान संख्या समान। संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या अलग। संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। अब है समन्यूटॉनिक। समन्यूटिन्स आइसोटोन। समन्यूटॉनिक। समन्यूटॉनिक्स जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या का होगा समान। समन्यूटॉनिक्स में न्यूट्रॉनों की संख्या का होगा समान। समन्यूटॉनिक्स में न्यूट्रॉनों की संख्या का होगा, समन्यूटॉनिक्स में न्यूट्रॉनों की संख्या का होगा समान। चलिए आगे बढ़िए। सम इलेक्ट्रॉनिक्स। सम इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें क्या होगा? जिन आयनों और परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो। सम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा समान। सम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। सम इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा समान। सम इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा समान। चलिए अब फिजिक्स निकालिए आप लोग। हो चलिए हीट चैप्टर होगा। हीट चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे उष्मागतिकी, आज होगा थर्मोडायनेमिक्स होगा। थर्मोडायनामिक्स होगा, ठीक ना। उष्मागतिकी होगा। चलिए थर्मोडायनामिक्स होगा। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है मुक्त ऊर्जा
ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मा के संरक्षण को बताता है, ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसे बताता है? ऊर्जा संरक्षण को। किसे बताता है? ऊर्जा संरक्षण को। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसको बताता है? ऊर्जा संरक्षण को। किसको बताता है? ऊर्जा संरक्षण को। अब इसमें देखिए, कहता है किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। कोई भी ऊर्जा कितने प्रकार से व्यय होता है? ऊर्जा का खर्च कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। ऊर्जा का खर्च कितने प्रकार से होता है? पहला है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। पहला आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। पहला आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। दूसरा क्या कहता है? बाह्य कार्य। पहला आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, दूसरा बाह्य कार्य। पहला आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, दूसरा बाह्य कार्य। ठीक ना? बात समझे? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बताया? ऊष्मागतिकी का प्रथम ऊर्जा संरक्षण को। किसको बताता है? ऊर्जा संरक्षण को। इसका कोई ऊर्जा कितने तरीका से खर्च होता है? 2 तरीका से। पहला आंतरिक ऊर्जा के वृद्धि में, आंतरिक ऊर्जा के वृद्धि में, और दूसरा बाह्य कार्य में। अब समझिए कैसे, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। मान लीजिए लोहिया में आप लोग सब्जी बना रहे हैं, ठीक ना? तो पहले आप लोग हीट जो देंगे तो लोहिया को गर्म करने में खर्च होगा, वो आंतरिक हो गया। उसके बाद आपके तेल को गर्म करेगा, उसके बाद आपके सब्जी को गर्म करेगा, तो वो हो गया बाह्य काम। बात समझे कि नहीं? तो ऊर्जा कितने कार्यों में संपन्न होता है? 2। पहला आंतरिक कार्य को संपन्न करता है, फिर दूसरा बाहरी काम को संपन्न करता है। बात समझे कि नहीं? हाँ, बात समझें। जैसे हम लोग साधारण खाना खाएंगे तो बॉडी स्लिम रहेगा, ज़्यादा खा लेंगे तो एगो पेक निकल में आ जाएगा हड़िया के तरह बाहर, तो ये बाय काम हो गया। बात समझें? चलिए ठीक है। अब आइए समतापी प्रक्रम। जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कहते हैं हम समतापी प्रक्रम। यानी समतापी प्रक्रम में क्या होता है? तापमान क्या होता है? समान। समतापी प्रक्रम में तापमान क्या होता है? समान। समतापी प्रक्रम में क्या होता है? तापमान समान। चलिए अगला क्वेश्चन, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? इसमें न तो वातावरण से ऊष्मा लिया जाता है, न ही वातावरण में ऊष्मा दिया जाता है। ई भाई एकदम मस्त आदमी है, न्यूट्रल आदमी है, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। न इन्वायरमेंट से ऊष्मा लेगा, न ही इन्वायरमेंट को ऊष्मा देगा। ऐसे प्रक्रम को हम कहेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। ऐसे प्रक्रम को कहेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम। न वातावरण में ऊष्मा लेगा, न वातावरण को ऊष्मा देगा। ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। ओके ना? रुद्धोष्म प्रक्रम समझ में आ गया? हाँ, चलिए आइए ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, पहला नियम क्या बताया? ऊर्जा के संरक्षण को बताया। और किसको बताया? और बताया कि ऊर्जा हम 2 तरीका से खर्च करते हैं। पहला आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, और फिर दूसरा बाहरी काम। ऊर्जा की दिशा को बताया। ऊर्जा कन्ने से कन्ने जताऊ, हाँ, कन्ने जताऊ, उत्तर जताऊ कि पूर्व जताऊ कि पश्चिम जताऊ, हाँ, कोई दिशा मालूम नहीं है। तो ऊष्मागतिकी का दूसरे नियम बताएगा ऊर्जा की दिशा को। किसको बताएगा? ऊर्जा की दिशा को। किसको बताएगा? ऊर्जा की दिशा को। ऊर्जा हमेशा किधर से किधर जाएगा? ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। ऊष्मा कम से अधिक की ओर कभी नहीं जाएगा। ऊष्मा हमेशा जाएगा अधिक से कम की ओर। ऊष्मा हमेशा जाएगा अधिक से कम की ओर। ऊष्मा का प्रभाव किस दिशा में होता है? अधिक से कम, अधिक से कम। जैसे मेरे शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा है, आपको ठंडा लग रहा है, तो मेरे शरीर से कुछ टेम्परेचर निकल के आप में चल जाएगा, तो आप थोड़ा राहत फील कीजिएगा। और मेरा टेम्परेचर शरीर से निकला तो हमको थोड़ा सा ठंड महसूस होगा। बात समझे? लेकिन ऐसा नहीं होगा जो आपको और ठंडा लग रहा है, हमको गर्मी लग रहा है, तो और
और आपसे एनर्जी हम खींच लिए हैं और आपको ठंडा लगने लगा, ऐसा नहीं होगा। कम से अधिक की ओर एनर्जी नहीं जाता है, बात समझें। इसलिए कम वाला चिपकेगा तो उसको हमेशा फ़ायदा ही होगा, बात समझे। अधिक वाला में तो हमेशा जाएगा ऊर्जा अधिक से कम की ओर। वातावरण सबको बढ़िया से संतुलित करके रखा है, बात समझें। हाँ तो एनर्जिया चल जाएगा ना और तुमको ठंडा लगने लगेगा ना। जिसको ठंड लगा है उसको तो फायदा हो जाएगा, हाँ ठीक ना, बात समझे कि नहीं। तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम समझ में आ गया। पहले आंतरिक ऊर्जा फिर बाहरी ऊर्जा, ठीक ना। और दूसरा गति की दिशा को बताएगा, ऊष्मा अधिक से कम की ओर प्रवाहित होगा, ऊष्मा हमेशा अधिक से कम की ओर प्रवाहित होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग लाइट चैप्टर में, प्रकाश चैप्टर में। किस में आते हैं? प्रकाश में। किस चैप्टर में आते हैं? प्रकाश। प्रकाश चैप्टर में थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं, ठीक ना। लाइट में देगा, ठीक ना। प्रकाश चैप्टर में थोड़ा सा क्या डालते हैं? प्रकाश। क्या डालते हैं? प्रकाश, ठीक ना। चलिए आ जाए। अरे मेरे शेर बहादुरों, हाँ देख लियो थोड़ा। चलिए कहा चलिए हो गया सब कुछ, रिजर्व हो गया। अब हम रिजर्व कर देते हैं लाइट को, ठीक ना। चलिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? हाँ प्रकाश क्या है? कि ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? इसीलिए जो खाल पील घर से रहता है जिसके शरीर में लाइट, तो उसके शरीर से लाइट आता है, बात समझे। अब पटल सुथर रहिएगा ना, जिस मेरे तरह तो लाइटिंग नहीं देगा चेहरा में। और खाल पील बढ़िया से रहिएगा तो चेहरा में दूर से लाइटिंग देगा, ठीक ना, बात समझे। एगो तो खुश हो रहा है खूब। चलिए प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। और ये कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। और इसका तरंग दैर्घ्य कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। इसका तरंग दैर्घ्य कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। इसे हम आँखों से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान, बात समझे। इनका ज्ञान हमें आँखों के द्वारा प्राप्त होता है। कितना? इसीलिए सुनो पहले, दृश्य प्रकाश जो हम देख सकते हैं, कितना? 3900 से 7800। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 से 7800, बात समझे। प्रकाश के कणिका मॉडल किसने दिया था? डेकार्ते। प्रकाश के कणिका मॉडल किसने दिया है? डेकार्ते। प्रकाश के कणिका मॉडल किसने दिया है? डेकार्ते। प्रकाश के कणिका मॉडल किसने दिया है? डेकार्ते, ठीक ना। और प्रकाश के नियम को किसने दिया है? प्रकाश के नियम को दिया है स्नेल। प्रकाश के नियम को किसने दिया है? स्नेल। और स्नेल क्या बताता है? कोई प्रकाश आता है, ठीक ना, और दूसरे माध्यम में गुजरता है तो क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो इस नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। इसे क्या कहते हैं? बात समझे। जैसे गिलास में एगो छड़ी रख दिए हैं तो छड़ी का होता है? मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। गिलास में अगर सिक्का गिरा दिए हैं, सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये किसका नियम है? ये सब स्नेल का ही नियम है। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम, ठीक ना। चलिए प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया? हाइजेंस। क्रिश्चियन हाइजेंस, हाँ हाइगेंस, ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस। किसने दिया? हाइगेंस। किसने दिया? हाइगेंस। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस। किसने दिया? हाइगेंस। प्रकाश का कणिका मॉडल किसने दिया? डेकार्ते। कणिका मॉडल किसने दिया? डेकार्ते। कणिका मॉडल किसने दिया?
डकारते, ठीक ना। अब प्रकाश के नियम को किसने दिया? स्नेल। प्रकाश के नियम को किसने दिया? स्नेल। और प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया? हाइजेंस। किसने दिया? हाइजेंस। अब व्यतिकरण के सिद्धांत को किसने दिया? टॉमस यंग। 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 व्यतिकरण के सिद्धांत को किसने दिया? टॉमस यंग, ठीक ना। जो कि बताया तरंग प्रकृति को। प्रकाश जो है ना, तरंग और कण दोनों प्रकृति बताता है। प्रकाश तरंग और कण दोनों प्रकृति बताता है। चलिए, तरंग मॉडल का पुष्टि किसने किया? तरंग मॉडल की पुष्टि किसने किया? फूको ने। तरंग मॉडल की पुष्टि किसने किया? फूको ने। तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजेंस। तरंग सिद्धांत बोलेगा तो हाइजेंस, लेकिन तरंग सिद्धांत को प्रूव किसने किया? फूको। तरंग सिद्धांत को प्रूव किसने किया? फूको। किसने किया? फूको। जैसे समझाया, जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होता है। जैसे प्रकाश वायु से जल में जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रकाश की चाल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक ना। चलिए अगला, प्रकाश तरंग। आइए, विद्युत प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत को किसने दिया? मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत को किसने दिया? मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत को किसने दिया? मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत को किसने दिया? मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत को किसने दिया? मैक्सवेल ने, ठीक ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बताइए। प्रकाश जो है ना, विद्युत चुम्बकीय अनुदैर्घ्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग? अनुप्रस्थ। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ है। कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। और ध्वनि कैसी है? अनुदैर्घ्य। ध्वनि कैसी है? अनुदैर्घ्य। अब प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ। प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ। प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ, ठीक ना। अगला लाइन एगो है, एक गप मत कीजिए। प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ है। बताइए कौन, कैसे सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ है? किससे? ध्रुवण से। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ है सिद्ध होता है कौन चीज़ से? ध्रुवण से। एक एक शब्द मेरा जो है ना क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन जो है ना इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। प्रकाश तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ। ये कौन सा सिद्धांत सिद्ध करता है? ध्रुवण। प्रकाश जो है ना अनुप्रस्थ तरंगे हैं, इस सिद्ध करता है कौन? ध्रुवण। कौन सिद्ध करता है? ध्रुवण। कौन सिद्ध करता है? ध्रुवण। और प्रकाश के कण सिद्धांत, प्रकाश के कण सिद्धांत की व्याख्या कौन करता है? प्रकाश विद्युत प्रवाह। प्रकाश के कण सिद्धांत की व्याख्या कौन करता है? प्रकाश विद्युत प्रवाह या क्रॉम्पटन सिद्धांत। अब प्रकाश विद्युत प्रवाह किसने दिया है? आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रवाह किसने दिया है? आइंस्टीन ने। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह किस सिद्धांत पर आधारित है? कणिका सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर आधारित है? कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत को ही कहेंगे हम कण सिद्धांत। कणिका सिद्धांत को ही कहेंगे कण सिद्धांत। तो आइंस्टीन का जो समीकरण है E बराबर mc², किस सिद्धांत का पुष्टि करता है? कण सिद्धांत का। कौन सा सिद्धांत? कण सिद्धांत का, ठीक ना। समझे? देखिए यहाँ पढ़ के सुनाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। फोटोन सिद्धांत मतलब कण सिद्धांत। फोटोन सिद्धांत मतलब कण सिद्धांत। वास्तव में ये दोनों प्रवाह प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करता है। प्रकाश की कण प्रकृति को प्रूव कौन करता है? आइंस्टीन। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रवाह, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रवाह कण के सिद्धांत की पुष्टि करता है। कौन सिद्धांत? कण की सिद्धांत की पुष्टि करता है।
और देखिए अब प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या बोलता है, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या बोलता है, प्रकाश जो है ना बंडलों में या पैकिंग में आगे बढ़ता है, प्रकाश जो आगे बढ़ता है बंडल में या पैकिंग में, तो इसको आप ऐसे समझिएगा, या प्रकाश जो बीम के रूप में आगे बढ़ता है, प्रकाश कैसे आगे बढ़ता है, बीम के रूप में। जब देखिएगा प्रकाश एक आप छोटा सा कण से आता है तो देखिएगा प्रकाश एकदम बीम के रूप में आता है, एकदम पूरा लेजर राइट की तरह। प्रकाश बीम मतलब हम कह सकते हैं लेजर राइट की तरह, ठीक ना। प्रकाश देखिएगा हमेशा लेजर राइट में आते रहता है, ठीक ना। वो आपको एक छोटा सा अगर कहीं छेद वगैरह रहेगा ना तो उससे प्रकाश पता चलेगा। तो प्रकाश की कण प्रकृति को प्रूव किसने किया? नहीं, नीचे देखेंगे किताबुआ ने। किसने? आइंस्टीन ने। प्रकाश की कण प्रकृति को प्रूव किया किसने? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन का कौन सा सिद्धांत? प्रकाश विद्युत प्रवाह। कौन सा सिद्धांत? प्रकाश विद्युत प्रवाह। प्रकाश विद्युत प्रवाह। प्रकाश विद्युत प्रवाह किसने दिया? आइंस्टीन ने। किसने दिया? आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रवाह किसने दिया? आइंस्टीन ने। किसने दिया? आप किस पे आधारित है? कण सिद्धांत पर। किस पे? कण पे। प्रकाश कण भी है, तरंग भी है। प्रकाश कण भी है, तरंग भी है। कण को है किसने बताया? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रवाह। तरंग है किसने बताया? कण 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 तरंग। ध्रुवन। ध्रुवन कण सिद्धांत का ध्रुवन से। चलिए अब रहने दें, चलो रहने देते हैं। निकालिए विविध, निकालिए ना, अभी है टाइम तो 5 मिनट है। विविध निकालिए, विविध थोड़ा सा निकाल लीजिए, थोड़ा सा कर लेते हैं। नींद आने लगा। अच्छा 5 मिनट। चलिए फटाफट हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ चलिए। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 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 मार्च। आयुष निर्माण दिवस 18 मार्च। आयुष निर्माण दिवस 18 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस। विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस। विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शहीद दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। और विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च। चलिए फटाक से कर लीजिए। इधर आके गुफा उफा थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन था रे? पाँच मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखो न तुम लोग। कहाँ तक हुआ था? 25 तक हुआ था। भारत के प्रमुख शोध संस्थान। भारत के प्रमुख शोध संस्थान। चलिए। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कसारगोड। नारियल अनुसंधान केंद्र कसारगोड। नारियल अनुसंधान केंद्र कसारगोड। आलू अनुसंधान शिमला। आलू शिमला। आलू शिमला।
दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून। दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून। दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून। दृष्टि विकलांग संस्था देहरादून। दृष्टि विकलांग संस्था देहरादून। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। ला अनुसंधान रांची। ला अनुसंधान केंद्र रांची। ला अनुसंधान केंद्र रांची। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जलगोरा। 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 खनन अनुसंधान धनबाद। खनन अनुसंधान धनबाद। खनन अनुसंधान धनबाद। खनन अनुसंधान धनबाद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। मौसम वेधशाला पुणे। मौसम वेधशाला पुणे। और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था चंडीगढ़। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर। अब भारतीय भूचुम्बकीय संस्थान। भारतीय भूचुम्बकीय सिद्धांत। भारतीय भूचुम्बकीय सिद्धांत। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था पणजी। भारतीय समुद्री विज्ञान संस्था पणजी। चलते हैं, आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और आप लोग के एक बात, आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन अपना अटेंडेंस नहीं बनाते हैं। अटेंडेंस बनाइए, लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए ताकि पता चले आप लोग आके देखे हैं। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।